हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी होती है, इसका अपने आप में कई ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से किस तरह से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और हमारे सोचने और समझने की क्षमता में कई ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इस तरह से एनसीईआरटी के महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में। जो ये सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस सीरीज का महत्व उन सब के लिए तो है ही है जो अभी इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं या स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने स्कूलिंग कर ली है और वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो अगर उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए ये हमारी जो सीरीज है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप भी इस सीरीज का लाभ जरूर उठाइएगा। और अगर आप किसी भी कक्षा के संदर्भ में किसी भी अध्याय से संबंधित हमारे विश्लेषण को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहां पे एनसीईआरटी नामक जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जा करके देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 10 अध्याय 3 है मुद्रा और साख। आज हम मुद्रा और साख के संदर्भ में डिटेल में जानेंगे, वो भी कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जो कक्षा 10 के अध्याय 3 में मुद्रा और साख से संबंधित जो भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये क्या क्या है, विस्तार स्वरूप में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस अध्याय 3 की मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, इसमें हम ये जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है, किस तरह से साख होती है, किस तरह से जो साख है, साख किस तरह से बैंक संबंधी जो गतिविधियां इसके संदर्भ में वो रेगुलेट किया जाता है। तो ये सभी चीजें हम डिटेल में आगे समझेंगे। जो सभी टॉपिक कक्षा 10 के अध्याय 3 में होंगे इससे संबंधित, उनसे रिलेट सभी टॉपिकों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मुद्रा है क्या है, किस तरह से मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। जब मुद्रा का विकास हुआ, किस तरह से मुद्रा के विकास के बाद से जो विनिमय है, विनिमय सरल होने लगा, बड़ी आसानी से होने लगा। लेकिन जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले लोग विनिमय कैसे करते थे, ये भी हमें सोचना होगा। तो मुद्रा को समझने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि मुद्रा के विकास से पहले लोग विनिमय कैसे करते थे। जब हम इस चीज को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम मुद्रा के महत्व को वास्तव में समझ पाएंगे। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जब जो करेंसी है, करेंसी का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले विनिमय कैसे होता था? उससे पहले विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था। यानी कि ये कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तु विनिमय होता है। ये स्वाभाविक है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, बिना मुद्रा के विनिमय होता है। जब बिना मुद्रा के विनिमय होता है तो यहां पे वस्तुओं के आधार पे ही विनिमय किया जाता है, जिसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य होता है। यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। ये ही यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है वस्तु विनिमय प्रणाली में। ये किस तरह से है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माना एक व्यक्ति, यहां पे ये ए नाम का व्यक्ति है कोई भी, और ये व्यक्ति किस तरह से ये चावल का उत्पादन करता है और साथ ही साथ ये गेहूं का भी उत्पादन करता है।
तो ये व्यक्ति ए नाम का जो व्यक्ति है ये चावल और गेहूं का उत्पादन करता है। और एक वर्ष क्या हो गया, इसके सामने क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसका जो चावल है, चावल की पैदावार तो अच्छी हो गई, लेकिन जो गेहूं की पैदावार है वो अच्छी नहीं हुई है। तो इसको किस तरह से अपने आप को सरवाइव करने के लिए और अपने आप को किस तरह से बेहतर जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता है कि किस तरह से चावल तो उसके पास है ही है, लेकिन गेहूं नहीं है, गेहूं किसी और से वो ले ले, ये इसके पास ऑप्शन है। और चावल इसके पास इतना उत्पादन हुआ है इस बार कि किस तरह से एक जो इसकी अपनी एक वर्ष की जो जरूरत है उस जरूरत से अधिक इसके पास पैदावार है। तब वो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ है, मुद्रा का परिचालन नहीं है, तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किस तरह से ये ए नाम का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिस व्यक्ति को चावल चाहिए होगा, यानी कि उस व्यक्ति को चावल की जरूरत होनी चाहिए, और उसके पास जो गेहूं का उत्पादन है वो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, जो उसे चावल के बदले गेहूं दे सके। तो इसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी, तब जाकर के आवश्यकता का दोहरा सहयोग हो पाएगा। तो ये ए नाम का व्यक्ति ऐसे बी नाम के व्यक्ति की वो तलाश करता है जिसके पास गेहूं का उत्पादन अधिक है और चावल का उत्पादन उस व्यक्ति के पास कम है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में ए और बी नामक जो व्यक्ति है इनमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा, क्योंकि जो यहां पे बी नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति के पास चावल का उत्पादन कम है या उसे जरूरत है, और जो गेहूं का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है। तो ऐसे में ये इस ए नाम के व्यक्ति से ये एक्सचेंज करेगा, ये वस्तु के बदले वस्तु को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से जो ए नाम का व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को चावल देगा और जो बी नाम का जो व्यक्ति है वो ए नाम के व्यक्ति को वो गेहूं देगा। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय प्रणाली है जहां पे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है। अब हम यहां पे ये तो समझ लिया कि किस तरह से ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है, लेकिन जो ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है, ये संयोग हो पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि यहां पे ऐसे व्यक्ति की तलाश करना सबसे कठिन है जिसको वास्तव में उस आवश्यकता की वस्तुएं मिल सके जो वास्तव में उसे उस चीज की जरूरत हो, और बदले में ऐसी वस्तु किसी व्यक्ति को चाहिए जो उसके पास अतिरिक्त हो। तो इस तरह का जो संयोग है ये मिल पाना सबसे कठिन था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसके अलावा भी वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम थी, जिसमें कि जो वस्तुओं का मापन है वो कैसे किया जाए। जैसे कि यहाँ पे जो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को चावल दे रहा है और जो बी व्यक्ति ए व्यक्ति को गेहूं दे रहा है, अब यहाँ पे ये भी तय कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है कि कितने गेहूं के बदले कितने चावल दिए जाए और कितने चावल के बदले कितने गेहूं दिए जाए। तो इस तरह से वस्तुओं का मापन भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और भी अनेक प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय प्रणाली है जहां पे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। तो इस तरह से मुद्रा के विकास से पहले लोग वस्तुओं के आधार पर वो विनिमय करते थे, तो इसीलिए इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और जब मुद्रा का विकास हुआ तो किस तरह से जो ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय में, तो ये प्रॉब्लम
वो मुद्रा के विकास के बाद ये प्रॉब्लम समाप्त हो गई और इसके साथ साथ जो अनेकों अनेक प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसमें कि मापन को लेकर के, भंडारण को लेकर के, वो सारी प्रॉब्लम्स किस तरह से मुद्रा के विकास के बाद वो समाप्त हो गई। अब हम ये समझेंगे कि मुद्रा क्या है, किस तरह से मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, ये समझेंगे। किस तरह से हमने जैसे जाना है कि किस तरह से मुद्रा के विकास के बाद जो आवश्यकताओं के जो दोहरा संयोग था वो किस तरह से वो उसमें प्रॉब्लम होती थी, उस प्रॉब्लम से एक तरह से मुद्रा के विकास के बाद उससे निजात मिला। और यहाँ पे जो मुद्रा है, मुद्रा एक वास्तव में विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जाता है। ये किस तरह से? माना कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है यहाँ पे, और ये ए नाम का व्यक्ति किसी भी वस्तु का वो उत्पादन करता है। जब वो उत्पादन करता है, इसकी आवश्यकता से अधिक इसके पास पैदावार है, तो ये क्या करेगा? ये जाएगा बाजार में और बाजार में उसको बेच देगा और बदले में इसे क्या मिलेगी? मुद्रा मिलेगी। तो अब वो व्यक्ति मुद्रा के बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीद सकता है, वो चाहे कोई भी वस्तुएं क्यों ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो मुद्रा है, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है मुद्रा। ये मध्यस्थता का काम वास्तव में इस रूप में करती है जब एक व्यक्ति अपनी अतिशेष को, अतिरिक्त वस्तु को वो बाजार में बेचता है तो वो बदले में मुद्रा लाता है। तो यानी कि उसने अपने अधिशेष को बाजार में बेचा और उसको बदले में मुद्रा मिली। अब वो उस मुद्रा से वो अन्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकता है। तो यहाँ पे जो मुद्रा है वो मध्यस्थता का काम करती है। और जब मुद्रा के विकास के बाद किस तरह से जो ये मुद्रा है, जो एक तरह से विनिमय का माध्यम है, जो मध्यस्थता का काम करती है, तो ऐसे में मुद्रा के विकास के बाद अब जो दोहरे संयोग की जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता अब समाप्त हो गई, क्योंकि उसकी जगह अब मुद्रा ने ले ली और मुद्रा के माध्यम से अब विनिमय किया जाता है। और चाहे किसी भी देश की मुद्रा क्यों ना हो, उसमें वो ये ताकत होती है कि वो उस मूल्य की, वैल्यू की किसी वस्तु को वो खरीद सकती है। और उसमें ये क्षमता होती है कि जितना उस मुद्रा पे अंकित जो मूल्य होता है, उसी मूल्य की जो वस्तु होती है उसको खरीदने की वो मुद्रा क्षमता रखती है, क्योंकि उस मुद्रा को वैधानिकता प्राप्त होती है। सरकार के द्वारा मुद्रा को वास्तव में वैधानिकता प्राप्त होती है। इसीलिए उस अंकित मूल्य के द्वारा कोई भी व्यक्ति उस मूल्य के बराबर की जो वैल्यू की जो वस्तुएं होती है उन्हें वो खरीद सकता है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है और इसे वैधानिकता प्राप्त है। तो इसीलिए ये हर जगह ये इसे स्वीकार किया जाता है और इस पे अंकित जो मूल्य होता है उस अंकित मूल्य के आधार पर जो भी विनिमय है वो किया जाता है। तो इस तरह से ये मुद्रा होती है। अब हम इसके बाद बैंक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब मुद्रा का विकास हुआ और मुद्रा के विकास के बाद किस तरह से लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से विनिमय करने लगे। जब मुद्रा ने एक तरह से हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली को लेकर के जो उसमें प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम को समाप्त किया और यहाँ पे वस्तु विनिमय में किस तरह से आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है वो होना अनिवार्य था और मुद्रा के विकास के बाद वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना जरूरी नहीं है, उसको समाप्त हो कर दिया गया। किस तरह की जो जरूरत थी कि हमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग करना था, वो इस तरह की प्रॉब्लम मुद्रा के विकास के बाद समाप्त हो गई। और यहाँ पे मुद्रा एक मध्यस्थता का काम करती है। जब ये मध्यस्थता का काम करती है तो कहीं ना कहीं लोगों के पास मुद्रा होगी, लोग मुद्रा को बचत करेंगे, क्योंकि उस मुद्रा में
क्रय शक्ति की क्षमता है, क्योंकि उसके माध्यम से चीजों को खरीदा जा सकता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदा जा सकता है। तो इस तरह से मुद्रा में जब क्रय शक्ति है तब लोग अपने पास उसको बचा के रखेंगे। तो यहां से क्या हो जाता है, बैंकिंग प्रणाली का विकास हो जाता है, क्योंकि उस मुद्रा को सुरक्षित तौर पे रखने के लिए यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली का ही विकास हुआ है। कि किस तरह से जो बैंक होते हैं, बैंकों में लोग अपनी जो जमा पूंजी है उसको सुरक्षित रखते हैं। तो इस संदर्भ में बैंकों का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ है। तो यहां पे ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि बैंक वास्तव में होता क्या है। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसका प्राथमिक कार्य जमा किए गए धन को संग्रहित करना होता है और साथ ही अपने ग्राहकों को ऋण सेवा प्रदान करना भी होता है। तो इस तरह से जो बैंक होते हैं, बैंक में किस तरह से जो हमारी जमा पूंजी होती है उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है। और वो बैंक क्या करता है, जो उसके अपने ग्राहक होते हैं उन ग्राहकों को वो ऋण से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। अब ये बात आती है कि हम किस तरह से किसी बैंक में अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता होती है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में अपना खाता पहले खोलता है, यानी कि उस बैंक का वो ग्राहक बन जाता है और अब वो व्यक्ति उस बैंक में अपनी जमा पूंजी को वो किस तरह से जो उसने बचा करके जो पैसा रखा है उसको वो सुरक्षित बैंक में रख सकता है। और जब जब उसे आवश्यकता होगी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस जमा पूंजी को वो निकाल भी सकता है और बैंक खाते में जमा जो धनराशि है उस धनराशि को वो जमा मांग के जरिए वो निकाल सकता है। यानी कि जो किसी व्यक्ति ने बैंक में जो अपनी बचत पूंजी जो जमा कर रखी है उसको वो अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल भी सकता है। और किस तरह से जब कोई व्यक्ति बैंक में अपनी बचत को जमा करता है उसके बदले में थोड़ा बहुत तो बैंक उसे ब्याज देता है और वो ब्याज इस रूप में होता है कि किस तरह से वो बैंक उस धनराशि को अन्य व्यक्तियों को वो ऋण के रूप में प्रदान करता है, लेकिन जिसको ऋण बैंक प्रदान करता है उससे अधिक मात्रा में ब्याज वो लेता है और उसका कुछ एक अंश वो उन व्यक्तियों को देता है जिनका वास्तव में उस बैंक में जो बचत है वो जमा है, यानी कि जिसका पैसा उस बैंक में जमा है उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को लिए भी दिया जाता है। तो इस तरह से जो बैंक है, बैंक इस संदर्भ में ये कार्य करता है। और इसके अलावा जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक से अपनी जो बचत है उसको निकालता है वो निकाल सकता है और वो जो मांग जमा है मांग जमा के जरिए वो उस बैंक से निकाल सकता है। इसके अलावा चेक भी होता है और चेक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जो खाता धारक है, खाता धारक के नाम से वो चेक बैंक जारी करता है और चेक के द्वारा भी वो व्यक्ति पैसा निकाल सकता है। और इसके अलावा आज के समय में किस तरह से जो बैंकिंग प्रणाली है उसका इस तरह से तेजी के साथ विकास हुआ है, जिससे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया और डेबिट कार्ड हो गया, इनके द्वारा भी वो व्यक्ति अपना पैसा बैंकों से निकाल सकता है। तो इस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग हो गया और डेबिट कार्ड हो गया, चेक हो गया और मांग जमा हो गया। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बैंक से निकाल सकता है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे किस तरह से जो चेक होता है और चेक के द्वारा भी कोई व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल सकता है। इसके संदर्भ में हम चेक के बारे में समझेंगे कि चेक क्या होता है। चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के
किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी कि चेक एक कागज का टुकड़ा होता है और इस चेक को बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, वो भी उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिस व्यक्ति का उस बैंक में खाता है, यानी कि जो बैंक का ग्राहक है। बैंक अपने ग्राहकों के नाम चेक जारी करता है। ये चेक तब जारी किया जाता है जब जो खाता धारक है वो खाता धारक चेक की मांग करता है। अब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति ने चेक के लिए आवेदन किया, उसके पास चेक बुक आ गई। अब वो व्यक्ति जो खाता धारक है, जिसके नाम का ये चेक बुक है, अब वो व्यक्ति किसी के भी नाम के लिए वो इस तरह से इस चेक में उसका नाम लिखेगा, यानी कि चेक के सबसे ऊपर वो उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसको वो चाहता है कि ये मेरे खाते से, मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसा निकाल सके। तो यहाँ पे वो उसका नाम लिखेगा और ये लिखेगा यहाँ पे अमाउंट, कि कितना अमाउंट वो निकाल सकता है। यहाँ पे लिखा जाएगा अंकों में और यहाँ पे लिखा जाएगा शब्दों में। तो इस तरह से ये चेक में ये 3 संदर्भों में 3 जगह लिखा जाता है और जो खाता धारक है, खाता धारक के यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे जिसके नाम से ये चेक बुक है और ऊपर डेट आ जाएगी। अब जो ये चेक है, ये चेक किस तरह से किसी व्यक्ति के खाते से, यानी कि जो खाता धारक है जिसके नाम से चेक बुक होगा, वो व्यक्ति किस तरह से ये यहाँ पे इसका नाम लिखेगा जिसको वो चाहता है कि वो पैसा निकाले, यानी कि चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को इस चेकबुक पे जो अमाउंट लिखा गया है, इस अमाउंट का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। यानी कि ये रहा आपका चेक। इस चेक में जिसको आप चाहते हैं कि ये पैसा निकाल सकता है आपके अकाउंट से, उसका नाम लिखा जाता है और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है आपका अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, यहाँ पे डेट और यहाँ पे जिसके नाम से चेक है, यानी कि जिसका अकाउंट है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो चेक एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, किसके खाते से, जिसका वो चेकबुक होगा, जिसका वो अकाउंट होगा, खाते से, उसके खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास अमाउंट का भुगतान करने का आदेश देता है ये चेक। तो इस तरह से ये होता है आपका चेक। अब हम इसके बाद बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो ये बैंक होता है, बैंक ऋण संबंधी गतिविधियां संचालित करता है। यहाँ पे हम बैंक के जो ऋण से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो बैंक है, बैंक लोगों की जमा को अपने पास रखता है और किस तरह से उस जमा को वो ऐसे लोगों को देता है जिनको वास्तव में ऋण की आवश्यकता होती है। उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बैंक जमा राशि का एक बड़ा भाग वो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि कौन सा भाग? जब हम बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, अपनी बचत को हम बैंक में जमा करते हैं, तो उसका एक बड़ा भाग बैंक क्या करता है, बैंक ऋण के लिए उसे इस्तेमाल करता है। उसको किसी ऐसे व्यक्तियों को देता है जिसको वास्तव में ऋण की आवश्यकता होती है और उस जमा का एक छोटा सा हिस्सा बैंक अपने पास नकद रूप में रखता है। ये क्यों रखता है? क्योंकि जो उसके ग्राहक है जिसने वो पैसा जमा किया है, यदि वो व्यक्ति कल आ जाए कि मुझे आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसा निकालना है, तो ऐसी स्थिति में कुछ एक हिस्सा बैंक उस जमा का अपने पास रखता है नगद रूप में, ताकि उसको समय समय पर जो उसकी आवश्यकता हो, आवश्यकता होने पर जब वो निकालेगा उस स्थिति में दिया जा सके। बैंक यहाँ पे क्या करता है, किस तरह से एक व्यक्ति से जो उसकी बचत है उसकी जमा की बैंक में और उस जमा को वो
किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में देता है। तो यहाँ पे बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में ये मध्यस्थता का काम करता है कि एक व्यक्ति से पैसा लिया और दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में यहाँ पे देता है। अब यहाँ पे क्या करता है बैंक? यहाँ पे ये करता है, जिस व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया है उसको छोटा सा हिस्सा ब्याज के रूप में दिया जाता है, क्योंकि उसने उस बैंक में पैसा जमा किया है। और उस पैसे को बैंक एक दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में देता है और उससे वो बैंक ब्याज लेता है। अब ये जो ब्याज है, ये ब्याज जिसको बैंक ऋण देता है उससे ब्याज अधिक लेता है, और जिसका अमाउंट बैंक में जमा है उसको कम वो ब्याज देता है। तो यहाँ पे कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो बैंक की आय का मुख्य स्रोत होता है। यही बैंक का जो आय है उसका मुख्य स्रोत है कि एक व्यक्ति से पैसा लिया और वो दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दिया, और जिसको दिया उससे थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में उससे ब्याज लिया, और उसका छोटा सा हिस्सा जिसका पैसा बैंक में जमा है उसको ब्याज के रूप में देता है। तो यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो बैंक है, बैंक किस तरह से ऋण से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में ये कार्य करता है। किस तरह से जो लोग हैं, लोग अपने बैंक में, किसी भी बैंक में वो अपना खाता खोलते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के बाद वो उस बैंक का वो ग्राहक बन जाता है। अब वो व्यक्ति जब उसने अकाउंट खोल लिया, अब वो अपनी बचत को बैंक में वो जमा कर सकता है, और जब वो व्यक्ति अपनी जमा बैंक में सुरक्षित रखता है, बैंक में वो जमा कर देता है अपनी बचत को, तो बैंक उसके बदले में छोटा सा हिस्सा ब्याज के रूप में भी देता है। और जो यहाँ पे बैंक में जो भी पूंजी जमा हुई है उसको बैंक ऐसे व्यक्तियों को देता है जिन्हें वास्तव में ऋण की आवश्यकता होती है। जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है उनको वो अमाउंट दिया जाता है, वो पूंजी दी जाती है, और बदले में उनसे ब्याज लिया जाता है। ये ब्याज इस ब्याज से ज्यादा होता है जो उन खाता धारकों को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कर्जदार है, कर्जदार से ज्यादा ब्याज दिया जाता है, और इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा जमाकर्ताओं को यानी कि खाता धारकों को दिया जाता है, और जो बच जाता है वह ही बैंक की आय होती है। और ये गतिविधि निरंतर चलती रहती है, और बैंक इसी बचत का ही कारोबार करता है जो एक जमाकर्ता बैंक में जमा करता है। ये पैसों से संबंधित इस तरह की गतिविधियां जो निरंतर चलती रहती है, यही कारोबार बैंक करता है, और इसी से ही उनकी आय जनरेट होती है। तो इस तरह से ये बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां हैं। अब हम इसके बाद ऋण के बारे में बात करेंगे कि ऋण क्या होता है और ऋण की क्या क्या शर्तें होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऋण क्या होता है। एक व्यक्ति दूसरे से जो राशि उधार लेता है उसे ही ऋण कहा जाता है। तो ऋण हम लेते क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है? जब हमारे पास पूंजी की कमी होती है, हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, और हम ऐसे में ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं। वो किसी बैंक से हो सकता है, वो किसी व्यक्ति से हो सकता है, वो किसी संस्था से हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है। और ऋण लेने से किस तरह से उत्पादन को हम समय से पूरा कर सकते हैं, और जब समय से पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी कमाई है, कमाई में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो ऋण है, ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है किसी भी कार्य में। जब हमें वास्तव में जरूरत होती है ऋण की, तो ऐसी स्थिति में जो ऋण है, ऋण एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। जब उससे ऋण लेने से
हमारा जो उत्पादन है वो समय से पूरा हो और साथ ही साथ हमारी कमाई में वृद्धि हो, तब हम ये कह सकते हैं कि जो ऋण है, ऋण वास्तव में महत्वपूर्ण तो है ही है और सकारात्मक भूमिका ये अदा कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति ऋण ले लेता है, ना तो उसके उत्पादन में वृद्धि होती है, ना ही समय से उत्पादन पूरा होता है और ना ही कमाई में वृद्धि होती है। तो ऐसे में जब ये स्थिति होती है और उत्पादन पूरा नहीं होता है, कमाई में वृद्धि नहीं होती है, तो ऐसे में ऋण का नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। ये किस तरह से विशेषकर हम कृषि क्षेत्र में देखते हैं। जब फसल बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा देता है। ये किस तरह से फंसा देता है? क्योंकि जब एक किसान ऋण लेता है और उसकी फसल खराब हो गई, वो ऋण इसलिए लेता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके, कीटनाशक का वो प्रयोग कर सके, अन्य उपकरण वो ले सके जिससे वो कृषि को बड़े बेहतरी के साथ संपन्न कर सके। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे में वो व्यक्ति जो उसने ऋण लिया है उसको वो नहीं चुका पाएगा। वो क्यों नहीं चुका पा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे में ना तो वो उस ऋण को चुका पाएगा और ना ही वो दोबारा अपनी खेती में उस तरह से पैदावार कर पाएगा, क्योंकि उसके पास निवेश करने के लिए पैसा है ही नहीं। तो ऐसे में जब वो दोबारा ऋण लेता है तो किस तरह से उसके पास जो ऋण का बोझ है वो बढ़ते चले जाता है। तो ऐसे में ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। तो इस स्थिति में जो ऋण है, ऋण एक नकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से ये ऋण के संदर्भ में है। ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये नकारात्मक भी हो सकता है। कुछ ऋण की शर्तें होती है जिन शर्तों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी बैंक वो ऋण देता है। ये ऋण की शर्तें क्या होती है? ब्याज दर हो गया और ऋणाधार हो गया। ऋणाधार यानी कि जिसको हम गिरवी में रखते हैं, और आवश्यक कागजात हो गई और भुगतान के तरीके, ये सभी सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहलाती है। ये किस तरह से? जब हम किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी बैंक से ऋण लेते हैं तो किस तरह से ब्याज की दर भी पहले से निर्धारित की जाती है। और ऋणाधार यानी कि अगर आप कल के दौर पे आप ऋण को नहीं चुका पाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीजें गिरवी रखनी होती है और कुछ आवश्यक जो कागजात होते हैं उन कागजातों को भी आपको प्रस्तुत करना होता है और भुगतान का तरीका, ये सभी पहले से निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी ऋण की शर्तें कहलाती है, जिन शर्तों के आधार पर ऋण दिया जाता है। ऋण देने के दौरान पहले से आपकी जो ब्याज की दर है वो निश्चित की जाती है और जो ब्याज की दर निश्चित की जाती है उस ब्याज दर के आधार पर कर्जदार को मूल रकम के साथ उस ब्याज को भी लौटाना होता है। इसके अलावा जो ऋणाधार है, ऋणाधार भी कई बार ये कंपलसरी होता है। कई जगह किस तरह से आपको गिरवी में कुछ चीजें रखनी होती है तो तब जाकर के आपको ऋण दिया जाता है। तो इस तरह से ये ऋण की कुछ शर्तें होती है जिन शर्तों के आधार पर आपको ऋण दिया जाता है। अब हम इसके बाद भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में जो साख है उसके संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण दिए जाते हैं, उधार दिए जाते हैं, वो किस तरह से दिए जाते हैं और औपचारिक संदर्भ में कौन कौन से लोग ऋण देते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में कौन कौन से लोग ऋण देते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं होती है। तो इस तरह से हम ये सब इसके अंतर्गत समझेंगे कि भारत में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में किस तरह से जो उधार है वो दिए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले औपचारिक साख। औपचारिक साख यानी कि औपचारिक साख इस संदर्भ में होता है कि किस तरह से इसमें बैंक और सहकारी जो समितियां होती है उनके द्वारा जो कर्ज दिया जाता है वो औपचारिक साख कहलाता है। जो भी सहकारी जो समितियां होती है और जो बैंक होते हैं, वो चाहे कोई भी बैंक क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी सहकारी समितियां क्यों ना हो,
उनके द्वारा जो कर्ज दिया जाता है, उनके द्वारा जो ऋण दिया जाता है, वो औपचारिक साख कहलाता है। क्योंकि जब हम बैंक के द्वारा जो साख लेते हैं, बैंक के द्वारा जो हम कर्ज लेते हैं, किस तरह से ये आरबीआई के द्वारा इन सब को रेगुलेट किया जाता है, इन सब पे नजर रखी जाती है। क्योंकि जो बैंक होते हैं, बैंक को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और जब हम बैंकों से ऋण लेते हैं, सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं, तो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक ना तो ब्याज की दर वसूल की जाती है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर आपको ऋण दिया जाता है। तो इस तरह से औपचारिक जो साख है, औपचारिक साख बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा ये दिया जाता है। अब बारी आती है अनौपचारिक साख। अनौपचारिक साख में उधार किस तरह से, इसमें जो साहूकार है, व्यापारी है, मालिक है और रिश्तेदार है, दोस्त है आदि के द्वारा ये जो उधार है इनके द्वारा दिया जाता है। जो भी हम कर्ज इन लोगों से लेते हैं, वो चाहे साहूकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मालिक हो, चाहे इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति हो, उनके द्वारा जब हम कर्ज लेते हैं, उनसे हम कर्ज लेते हैं, उनसे हम ऋण लेते हैं, तो वो अनौपचारिक साख कहलाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की जो गतिविधियां होती है, इसकी देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है, क्योंकि इनकी देखरेख करना पॉसिबल नहीं है और इनके लिए कोई ना टर्म्स एंड कंडीशन है, ना ही ब्याज की दर फिक्स की गई है। तो इनकी देखरेख किसी के द्वारा ना करने की वजह से जो ये लोग हैं, ये लोग मनचाहा ये ब्याज की दर वसूल करते हैं, क्योंकि इनकी देखरेख करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था नहीं है। जबकि जो आपके औपचारिक साख है, औपचारिक साख पर आरबीआई नजर रखता है। तो इस तरह से ये औपचारिक और अनौपचारिक साख है। अब हम इसके बाद स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह है, इनका अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था का विकास इस तरह से नहीं हुआ है, और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी आसानी से कहीं से ऋण नहीं मिल पाता है, और जब मिलता भी है वो साहूकारों से मिलता है, बड़े बड़े जो व्यापारी है उनसे मिलता है, जिससे कि इनकी जो ब्याज दर है वो अधिक होती है और लोगों का उसके चलते शोषण होता है। तो इसके चलते गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन स्वयं सहायता समूह में किस तरह से इसमें जो लोगों की जरूरत होती है, विशेषकर ऋण संबंधी जरूरतें, इनको इसकी स्वयं सहायता के द्वारा पूरा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे समूह जिसमें कि कम से कम 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो बचत करते हैं नियमित तरीके से। और कुछ जो बचत ये लोग करते हैं, जो इस समूह के जो सदस्य हो गए, ये क्या करते हैं, उस बचत का कुछ हिस्सा नियमित रूप से उस समूह में वो जमा करते हैं। जो समूह बनाया जाता है जिसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो आसपास के होते हैं उसे या किसी गांव के होते हैं, उनके द्वारा जो ये समूह बनाया गया है, और उन समूह में सभी लोग नियमित तरीके से जो अपनी बचत है उसका कुछ हिस्सा वो जमा करते हैं। और ये समूह क्या करता है, उस बचत को वो एकत्रित करता है, और जब उसने एकत्रित कर दिया तो अब क्या करेगा ये समूह, अब ये करेगा जो समूह के जो सदस्य है, अपने समूह के सदस्यों की जो जरूरतें होगी, विशेषकर ऋण संबंधी जो जरूरतें होगी, उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा, उनको ऋण दिया जाएगा, कम ब्याज दर पर वो दिया जाता है, जिससे कि जो समूह के सदस्य है उनको हेल्प मिल जाती है, उनको पूंजी मिल जाती है, उनको ऋण मिल जाता है, और ये कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से ये स्वयं सहायता जो समूह है, इनका ग्रामीण क्षेत्रों में अपना एक रोल होता है। और यदि कोई भी समूह नियमित तरीके से वो बचत करता है, तो ये समूह वो किसी बैंक से भी वो ऋण ले सकता है, और
जो बैंक है, बैंक इस समूह के नाम पर वो ऋण देता है, और जब समूह के नाम पर वो ऋण देता है तो वो समूह अपने सदस्यों को वो वितरित कर सकता है, और जो बैंक है, बैंक को बदले में जो समूह है वो ब्याज देता है। तो इस तरह से ये स्वयं सहायता समूह होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो ये स्वयं सहायता समूह है, इसका महत्व इस तरह से है कि जो लोगों की जो जरूरतें होती है, विशेषकर ऋण से संबंधित और इसके अलावा और भी जरूरतें होती है, उन जरूरतों को भी स्वयं सहायता समूह उनको पूरा करते हैं। तो इस महत्व को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में जो ये स्वयं सहायता समूह है, ये स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। कि किस तरह से यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि लोग जो किसी पंचायत के, किसी गांव के ये लोग हैं जिनका स्वयं सहायता समूह है। विशेषकर जो ये स्वयं सहायता समूह है, इसमें किस तरह से जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं किस तरह से छोटी छोटी पूंजी वो बचत करती है और वो किस तरह से इन समूह में वो उन बचतों को एकत्रित करती है। और जब उन सदस्यों के जरूरतें होती है ऋण की, तब तो वो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको ऋण देते हैं। लेकिन अगर उस समूह के सदस्यों की ऋण की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो ये स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, ये अपने समूह से बाहर के लोगों को भी वो ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में उनसे ब्याज लेते हैं। लेकिन जो ये ब्याज है, ये बैंकों और साहूकारों, व्यापारियों और बड़े बड़े जो मालिक है उनसे वो कम लेते हैं, जिससे कि इस समूह की जो कमाई है, जो इस समूह की जो पूंजी है, उसमें वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये स्वयं सहायता समूह है जिनका अपना एक महत्व है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 10 के अध्याय 3 मुद्रा और साख के संदर्भ में हमने समझा कि किस तरह से जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के विकास से पहले किस तरह से विनिमय होता था, और किस तरह से बैंकों का विकास हुआ है, किस तरह से जो लोगों को ऋण मिलता है, किस तरह से औपचारिक अनौपचारिक, इस तरह से हमने डिटेल में समझा है। और कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कक्षा 10 के अध्याय 3 में जो जो टॉपिक है मुद्रा और साख से संबंधित, उन सभी टॉपिकों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में समझा है, एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे दीजिएगा इजाजत, और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।